बेस थ्योरम। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं बेस थ्योरम। और सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग, और कैसे क्वेश्चन भी यूज़ होगा फिर वो देखेंगे। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। सेम वही पूरी की पूरी लाइन वही है जो अभी हमने पीछे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में किया हुआ था, वही सेम पूरी लाइन, पूरा स्टेटमेंट वही है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस and let E1, E2, E3 up to En, E1, E2, E3 up to En be n mutually exclusive and exhaustive event. Associated with random experiment. Associated with random experiment. Associated with random experiment. If capital A is any event, कैपिटल ए कोई एक ऐसी इवेंट है विच अकर with E1 or E2 or E3 up to En, then यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट वही है जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का था। फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया है, वहाँ पर P ऑफ ए का फॉर्मूला था, यहाँ पर है पी आई अपॉन ए का, ई आई अपॉन ए का। ई आई का मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है, मतलब पी E1 अपॉन ए पूछ सकते हैं, पी E2 अपॉन ए पूछ सकते हैं, पी E3 अपॉन ए, या कोई भी पी EN अपॉन ए। मतलब वो कहेंगे कि थर्ड बैग से निकालो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फोर्थ से या फर्स्ट से, तो आई वही डिसाइड करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई आई पी ए अपॉन ई आई होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। और पी ऑफ ए आपको याद होगा कि पी ऑफ ए क्या होता है, पी ऑफ ए की वैल्यू वहाँ पर हम लोगों ने लिखी थी पी E1 पी ए अपॉन E1। इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, पी ई आई बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई आई पी ए अपॉन ई आई होल डिवाइडेड बाई पी E1 पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 पी ए अपॉन E2 अप टू डैश डैश पी EN पी ए अपॉन EN। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेस थ्योरम का। और इसी को सिग्मा लगा के लिख लेते हैं, सिग्मा पी ई आई पी ए अपॉन ई आई। तो फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, पी ई आई बाई ए इक्वल टू पी E1 पी ए अपॉन E1 डिवाइडेड बाई
सॉरी पी ए अपॉन ई आई होल डिवाइडेड बाई सिग्मा पी ए अपॉन ई आई। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? आई की वैल्यू 1 to n। तो ये सेम फॉर्मूला है, चाहे ऐसे लिखे आप या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, सेम वही है। E1 E2 E3 जो है वो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? उनका सम जो है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी, उनका सम 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है उसके बारे में बात करते हैं। पीए के बारे में तो आइडिया है, पिछले क्लास में हमने पीए को डिराइव किया था, तो पीए का तो डायरेक्ट हम वही यूज़ कर लेंगे फार्मूला। और पी ई आई बेस ई आई बाई ए का फार्मूला पी ए अपॉन बी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उससे आया हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। लिख लेते हैं हेडिंग इसकी, प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में वही सारा कुछ डिराइव करना है जो अभी हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में किया हुआ है, सेम वही पूरी कंडीशंस है। E1 E2 E3 जो है वो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये डायग्राम बना देता हूँ जो पहले भी हमने पिछले उसमें बनाया हुआ है। ये E1 है, ये इवेंट 1 हो गई, ये इवेंट 2 हो गई, इवेंट 3 अप टू डैश डैश डैश, लास्ट में क्या हो जाएगी? इवेंट n, और ये हो जाएगा उसका सैम्पल स्पेस S। कोई एक ऐसी इवेंट है जो सभी में लाई कर रही है। ए जो है वो एक ऐसी इवेंट है जो सब में है, E1 में भी है, E2 में भी है, E3 में भी है, E4 में भी है, E5 E6 सभी में लाई कर रही है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये जो है, ये इवेंट जो है वो ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये E1 का इंटरसेक्शन ए के साथ है, ये E2 का इंटरसेक्शन ए के साथ है, ये E3 का इंटरसेक्शन ए के साथ है, और ये जो है वो En का इंटरसेक्शन ए के साथ। ये सिर्फ इतने पार्ट की बात हो रही है जो ग्रीन शेप में है, और जो ये पर्पल है इनके बीच का एरिया। अगर मैं इसको शेडेड करना चाहूँ कि E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब ये वाला पार्ट है, E2 इंटरसेक्शन ए का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, E2 इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट हो गया, फिर E3 इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट हो जाएगा, उसके आगे वाला En इंटरसेक्शन ए कौन सा पार्ट हो जाएगा? उसके आगे वाला पार्ट हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो पार्ट है। इन सबको अगर प्लस कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, पूरा का पूरा ए। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ए की जो वैल्यू है वो क्या है? ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन या E1 इंटरसेक्शन ए, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ए इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए यूनियन En इंटरसेक्शन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये सब प्लस हो जाएंगे, तो E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए अप टू डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर जो है ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है? ये हम यहाँ पर लिख देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये ले लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है।
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसी फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये जो है वो बी है, तो पी ई आई या पी ई वन और पी ए अपॉन ई वन पहले वाले का आ गया। फिर सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, पी टू पी ए अपॉन ए टू। तो ये सब वही पुरानी बात है, वही जो हमने उसमें डिराइव किया था, वही इसको एक बार और कर दिया, पी ई एन और पी ए अपॉन ई एन। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ तक हमने उसको डिराइव किया था पिछली क्लास में, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें तो पी ए तो नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए पी ई आई अपॉन ए चाहिए। तो पी ई आई अपॉन ए में फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, पी ई आई अपॉन ए इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, पी ए अपॉन बी का फार्मूला लगा रहा है यूजिंग फार्मूला पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए का काम करेगा और अपॉन में जो ए है वो बी का काम कर रहा है, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। और पी ई आई इंटरसेक्शन ए का क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी ई आई और पी ए अपॉन ई आई डिवाइडेड बाई पी ए, और पी ए की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं जो भी हमने ऊपर डिराइव किया। तो ये हमारा फार्मूला जो है डिराइव होकर आ गया। अब पी ए की वैल्यू बस हमें केवल और रख देनी है, तो दूसरा वाला फार्मूला बन जाएगा। तो यही है तो उसमें जो बेस थ्योरम है उसमें यही बताया गया। दोनों में थोड़ा सा सिर्फ चेंज ये है कि अब वो बोलेंगे कि भाई पहले बैग से निकालनी है बॉल्स, रेड बॉल की सेकेंड बैग से, तो वो आई को डिसाइड करेगा। आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है। अगर फर्स्ट बैग से बोलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर सेकेंड बैग से बोलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे ही एन तक जाएगी। और पी ए की वैल्यू जो ये है इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो अब दूसरा फार्मूला जो हमारा लिखा हुआ है वो आ जाएगा। पी ई आई पी ए अपॉन ई आई डिवाइडेड बाई पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू अप टू डैश डैश पी ई एन पी ए अपॉन ई एन। और जितने भी पी ई वन पी ई टू पी ई थ्री है, ये भी हमारी बात पहले हो चुकी थी कि इनका सबका सम जो है, क्योंकि ये जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव भी है, तो पी ई वन पी ई टू पी ई थ्री अप टू पी ई एन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जहाँ कहीं पर भी हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ कर लेंगे। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं तो फिर हम सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। वैसे मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि बेस थ्योरम जो है मेन में रेयर केस में मिलेगा, लेकिन एडवांस में इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बता दूं तो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बोर्ड में ज़रूर मिलने वाला है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से करें या बोर्ड के। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं सीधे, फिर हमें आइडिया होगा। प्रूफ तो हमसे नहीं पूछा जाएगा कि कैसे करना है प्रूफ समझने के लिए था कि हमें E1 E2 E3 क्या है, कैसे हम लेट करेंगे, ये हम पिछले वाले उसमें भी क्वेश्चन में देख चुके हैं जब हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने की। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, फिर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा।
ओके, चलिए फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स to manufacture scooters. Manufacture scooters. Plant 1 manufacture 70% of the scooters and plant second manufactures 30% of the scooters. At plant first, %80 of the scooters are rated. 80% of the scooters are rated as of standard quality. And at plant second, 90% of the scooters are rated as standard quality. A scooter is chosen at random as is found to be standard quality. What is the probability that it has come from plant second? तो जितना लिखने में टाइम लगा है या जितना समझने में टाइम लगेगा उससे जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1-2 इवेंट या 1-2 प्लांट जो भी कहेगा उसको हम E1 E2 लेट करेंगे। पहले तो हमें E1 और E2 डिफाइन करना पड़ेगा और A डिफाइन करना पड़ेगा कि A क्या है। तो जो पूछेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ कम फ्रॉम प्लांट सेकंड, तो प्लांट सेकंड के बारे में कह रहा है, तो अगर वो प्लांट फर्स्ट के बारे में कहता, अगर हम प्लांट फर्स्ट को जो है वो E1 लेट कर रहे हैं, E1 जो है वो प्लांट फर्स्ट इज चूजन एंड E2 इज प्लांट सेकंड इज चूजन, और A क्या होगा, A के बारे में बार बार आ रही है बात, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी हैज़ 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चर स्कूटर, प्लांट 1 जो है वो 70% स्कूटर, तो 70/100 हो जाएगा PE1, PE2 कितना हो जाएगा 30/100। अब PA/E1 और PA/E2 की और ज़रूरत पड़ेगी हमको, भाई फॉर्मूला हमारा यही तो कहता है कि अगर 2 इवेंट हैं तो PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 की ज़रूरत पड़ेगी।
तो पी ए अपॉन E1 और पी ए अपॉन E2 क्या होगा? तो कह रहा है एट प्लांट फर्स्ट 80% ऑफ द स्कूटर आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हो रही है, अ स्कूटर इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो ये जो ए है वही है स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो पहले तो हम E1 E2 और ए के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लिखना चाहिए कि E1 क्या है, E2 क्या है और ए क्या है। E1 है प्लांट फर्स्ट इज चूजन, E2 क्या है, प्लांट सेकेंड इज चूजन, ए क्या है, स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। बार बार स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये ए जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात है। और सेकेंड प्लांट से कह रहा है निकालने के लिए, तो हमसे पूछा जा रहा है पी ई आई बाई ए होता है, तो पी ई टू बाई ए हमसे पूछा जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब पी ई टू बाई ए के फॉर्मूले में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पी ई टू बाई ए में हमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला होगा पी ई टू, जो ऊपर आता है जो पी ई टू पी ए अपॉन ए टू ये आ जाएगा, और नीचे जो है पी ए आ जाएगा, और पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, पी ई वन पी ए अपॉन ई वन और प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ए टू। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इनमें से कोई चार चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। कौन कौन सा, पी ई वन पी ई टू, पी ई वन की ज़रूरत पड़ेगी और पी ई टू की ज़रूरत पड़ेगी हमको, और पी ए अपॉन ई वन। ए अपॉन ई वन का मतलब है पहले प्लांट से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर्स मिले हैं वो, और पी ए अपॉन ई टू का मतलब दूसरे प्लांट से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर्स मिले हैं वो। तो पी ई वन की वैल्यू क्या है, पहले प्लांट को चूज़ करने के लिए कितने स्कूटर्स है, वन प्लांट से जो है वो 70% स्कूटर्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ये 70/100 हो जाएगा। परसेंटेज में दिया है तो मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो गया 30/100। और पहले वाले प्लांट से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिले हैं वो कितने हैं, पहले प्लांट से मिले 80% ऑफ द स्कूटर और दूसरे से मिले हैं 90%। सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ दिया होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें कुछ चीज़ें छुपी होंगी या कुछ हमें अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ दिया होगा। चार चीज़ों की ज़रूरत है, चारों चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और E1 अपॉन ए चाहिए कि E2 अपॉन ए चाहिए, ये नीचे वाली लाइन डिसाइड कर रही है। तो इस तरीके से हाईलाइट करके हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं और पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ए अपॉन E1 की वैल्यू हो जाएगी 80/100 और ये 90/100। अब बस सबकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, पी टू बाई ए इक्वल टू पी टू पी ए अपॉन ए टू। पी टू का मतलब 30/100, पी ए अपॉन ए टू 90/100 और डिवाइडेड बाई पी ई वन पी ए अपॉन ई वन, तो 70/100 मल्टीप्लाइड बाई 80/100 और पी टू 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 90/100। तो 100 100 100 ये अपॉन में कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, डबल ज़ीरो और आ जाएगा, 8 7 जा 5600 और 9 3 जा 2700। तो ये डबल ज़ीरो भी कट हो जाएंगे कॉमन लेके, तो आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 6 और 7 13, 5 और 2 7 और 1 8, 27 अपॉन 83 आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम। अभी हम एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है इसमें। अभी हम ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमने बोर्ड लेवल का जिसमें सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, सब कुछ हमें दिख रहा है, वो क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है।
लिख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड an insurance company insured 2000 scooter driver two thousand scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of an accident involving the probability that of an accident involving a scooter driver, comma a car driver and a truck driver. Zero point zero one, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident what is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब वो स्कूटर ड्राइवर हो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमसे अगर हमने E1 E2 E3 तीन लेट कर लिए, E1 जो है वो पर्सन चूजन इन अ स्कूटर ड्राइवर, E2 जो है वो कार ड्राइवर है और E3 जो है वो ट्रक ड्राइवर है। तो बस P1 P2 P3 चाहिए और PA अपॉन E1 PA अपॉन E2 और PA अपॉन E3 चाहिए। तो सॉल्व करें आप और इसका आंसर बताएं क्या होगा।
आ रही है बात समझ में? कैसे करेंगे इसको? E1 E2 E3 पहले लेट कर लेते हैं कि E1 E2 E3 क्या है। E1 क्या है हमारा? पर्सन चूजन इज अ स्कूटर ड्राइवर। E2 जो है वो कार ड्राइवर हो जाएगा और E3 जो है वो ट्रक ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है, E1 E2 E3 तीनों पता चल गए हमको। अब ए क्या है वो और ढूंढ लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए के बारे में कैसे पता चलेगा? बार बार क्वेश्चन में वो सारी बातें मिलेंगी हमको सुनने के लिए। पहली बात तो 200 स्कूटर ड्राइवर है, 400 4000 है, जो 2000 4000 और 6000, ये हैं तीनों ड्राइवर्स, स्कूटर ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर। और ये लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर 0.01, कार ड्राइवर 0.03 और 0.15 जो है वो ट्रक ड्राइवर। तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, जो बार बार जिसका यूज हो रहा है ए जो है वो वही है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग। ठीक है ना, तो ए जो है उसी का नाम हो जाएगा। ए पता चल गया, E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, E3 पता चल गया। अब PA अपॉन E1, PA अपॉन E2, PA अपॉन E3 ये तीनों निकालना है और PE1 PE2 PE3 निकालना है। तो PE1 क्या हो जाएगा? अच्छा, एक में है कितने 2000, फिर 4 6000 और 6 12000, तो टोटल जो हमारे पास है वो है कितने 12000। 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो टोटल हमारे पास हो गए 12000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? 2000 फेवरेबल हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 12000। PE2 क्या हो जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाई 12000 और PE3 क्या हो जाएगा? 6000 डिवाइडेड बाई 12000। तो बस इन्हीं को कैलकुलेट कर लेना है। तो PE1 PE2 PE3 आ गया हमारे पास और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? 2 6 12 1/6, ये हो जाएगा 4 3 12 1/3 और ये 1/2। PA अपॉन E1 क्या हो जाएगा? तो PA अपॉन E1 जो है वो ये लिखा हुआ है ऊपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर। ए का मतलब हो गया एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग और E1 का मतलब हो गया स्कूटर ड्राइवर। तो A अपॉन E1 कितना हो जाएगा हमारा? 0.01। 0.01 PA अपॉन E1, PA अपॉन E2 क्या हो जाएगा? 0.03 और PA अपॉन E3 क्या हो जाएगा? 0.15। और हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब वो स्कूटर ड्राइवर हो, तो स्कूटर को हमने 1 लेट किया है, तो PE1 अपॉन A हमसे पूछा जा रहा है। तो PEI बाई A की जगह हो जाएगा E1 अपॉन A। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PE1 PA अपॉन E1, और चूंकि तीनों की बात हो रही है तो तीनों का सब नीचे आ जाएगा। PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 और प्लस PE3 PA अपॉन E3। सभी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा।
आप इसको कैलकुलेट करें और बताएं आंसर क्या है। पी E1 है 1/6 पी ए अपॉन E1, ये पी ए अपॉन E1 है। जब E1 है तो उसके साथ ए अपॉन E1 आएगा। P2 पी ए अपॉन E2 और P3 पी ए अपॉन E3। तो पी ए अपॉन E1 0.01 होल डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। आया क्या आंसर? पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। जैसे ये 0.01 है, पॉइंट 2 नंबर के बाद है, नीचे भी सब में पॉइंट 2 नंबर के बाद है, सारे पॉइंट कट हो जाएंगे। ऊपर 1/6 आ जाएगा, नीचे 1/6 प्लस 3/3 1 हो जाएगा और 15/2 हो जाएगा। 6 एलसीएम लेने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा 1/52। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा सम था, हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट लिखते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट in class 11 and 8 brilliant students in class 12. Each class has 50 students. Each class has 50 students. The odds in favor of choosing class 11th are 2:3. If class 11th is not chosen, then class 12th is chosen. A student is chosen and found to be brilliant
and found to be brilliant. Find probability that chosen student from class 11. तो हमारे पास 11th और 12th दो की बातें हो रही, तो एक हो जाएगा E1 और एक E2 हो जाएगा, और ए भी साफ साफ दिख रहा है। ए क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट, चूजन स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, ये ए हो जाएगा। तो E1 क्या हो गया? क्लास 11th इज चूजन। E2 क्या हो गया? क्लास 12th इज चूजन। और ए क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ पर लिख लेते हैं E1 क्या हो जाएगा? क्लास 11th इज चूजन। E2 हो गया क्लास 12th इज चूजन। और ए क्या हो गया? चूजन स्टूडेंट इज ब्रिलियंट। अब यहाँ पर P1 चाहिए, P2 चाहिए, PA/E1 चाहिए और PA/E2 चाहिए। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट, 5 जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास 11th में, और 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास 12th में, और टोटल जो है वो 50 स्टूडेंट है। Odds in favor of choosing class 11th is 2:3। Odds in favor और odd against, इनके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। Odds in favor और odds in against का क्या मतलब है, याद होगा सभी को। Odds in favor का मतलब है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी हमको P गिवन है, P E1 अगर है पहले वाले की, और उसने बोला है क्लास 11th का 2:3 है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ क्लास 11th इज 2:3। तो हमारी जो ऑड्स इन फेवर है क्लास 11th के लिए वो कितना है? 2:3। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की क्या हो जाएगी? 1 माइनस P1 और इक्वल टू 2/3 गिवन। इसी को सॉल्व करके पहले P1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3P1 इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो 2 और 3 मिला के हो गया 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 2/5। और ये यहाँ पर इन्होंने कंफर्म भी किया है कि P1 और P2 का सम जो है वो 1 की इक्वल होगा। ये यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ 11th इज नॉट चूजन देन 12th इज चूजन। तो होने और ना होने दोनों का सम क्या हो जाएगा? 1 की इक्वल। तो P1 प्लस P2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 1 की इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 1 माइनस 2/5, तो 3/5 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी मिल गया और E2 भी मिल गया। हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या था? कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11th के लिए कह रहा है, तो E1/A के बारे में बात हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चूजन स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास 11। पहली बात तो ब्रिलियंट स्टूडेंट तो ये हो गया, और पहले 11 से चूज़ करना है तो E1/A हो जाता। अगर वो बोलता है 12 से चूज़ करना है तो E2/A हो जाता। तो PE1/A की हमें ज़रूरत है। तो PE1/A का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1 PA/E1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 PA/E2। तो फॉर्मूला यूज़ कर दिया, P1/A इक्वल टू P1 PA/E1
डिवाइडेड बाई पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू। और यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, पी ए अपॉन ई वन और पी ए अपॉन ई टू क्या होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11th। ए अपॉन ई वन का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब ब्रिलियंट हुआ और ई वन का मतलब क्लास 11 से। तो ए अपॉन ई वन का मतलब हो गया क्लास 11 से कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी ए अपॉन ई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी ए अपॉन ई वन 5/50, क्योंकि फेवरेबल है 5 और टोटल है 50। यहाँ लिख लेते हैं पी ए अपॉन ई वन और पी ए अपॉन ई टू के बारे में। पी ए अपॉन ई वन जो है वो पी ए अपॉन ई वन 5/50 और पी ए अपॉन ई टू 12th में जितने ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो है 8, तो 8/50। एक हो गया 5/50 और एक हो गया 8/50। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके बस कैलकुलेशन करना है आपको। पी ई वन की वैल्यू है 2/5, पी ए अपॉन ई वन है 5/50 होल डिवाइडेड बाई 2/5 इंटू 5/50 प्लस 3/5 इंटू 8/50। 5 और 50 ये तो सब में से कट होने वाला है, तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे 10 और 24 34 हो जाएगा। तो 10/34 5/17 आंसर हो जाएगा। इस बेस थ्योरम को ना इनवर्स ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेस थ्योरम जो है तो नाम इसका ये एक है ही है, इसको इनवर्स ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ा ही था, इनवर्स ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे करके लिख लेते हैं इनवर्स ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस नाम से भी ये जाना जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्ट सब कुछ दिख रहा है। अब ज़रा ये क्वेश्चन और करते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है हाइड होंगी वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी या सॉल्व करके निकालनी पड़ेंगी। कुछ पीएनसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ईच ऑफ द n अर्न contain 4 white and 6 black ball. The n plus 1th urn contain 5 white and 5 black ball. One of the n plus 1th urn is selected at random.
and two balls are drawn from it. Both balls turn out to be black. If the probability that n plus 1th urn was selected to draw the ball is 1 by 16. If the probability that n plus 1th urn was selected to draw the balls is 1 by 16, then the value of n is, n की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ए ऑप्शन में गिवन है 8, बी में 10, सी में 12 और डी में none of these। एक तरफ n अर्नस है, n अर्न का मतलब 1 2 3 4 से लेके n अर्न तक एक तरफ है, जिसमें सब में 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है। दूसरी n प्लस 1th अर्न एक अलग है, उसमें 5 वाइट और 5 ब्लैक बॉल है। तो E1 और E2 हमें लेट करना पड़ेगा। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा द इवेंट दैट फर्स्ट n अर्न इज चूजन, क्योंकि दो केस बनेंगे, एक n अर्न का केस बनेगा और एक n प्लस 1th अर्न का बनेगा। तो P1 चाहिए, P2 चाहिए, PA अपॉन E1 चाहिए और PA अपॉन E2 चाहिए। कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, तो लिखा है वन ऑफ द n प्लस 1th अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम इट। 2 बॉल निकालनी है। और ये दोनों बॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, बोथ बॉल्स टर्न आउट टू बी ब्लैक। तो जो बॉल है वो ब्लैक होनी चाहिए। तो ए क्या हो जाएगा, 2 बॉल जो हमने ड्रॉ किया है वो ब्लैक है। E1 E2 और ए, सबसे पहला काम हमारा यही है, E1 E2 और ए ढूंढना। E1 E2 और ए मिल गया तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्न हो गई हमारे पास 4 वाइट और 6 ब्लैक। दूसरी अर्न में भी 4 वाइट 6 ब्लैक। तीसरी अर्न में भी 4 वाइट और 6 ब्लैक। इस तरीके से हमारे पास n अर्न है जिसमें 4 वाइट और 6 ब्लैक है। ये जो है पहली अर्न, दूसरी, तीसरी से लेके ये n तक है। इसी को हमने क्या बोल दिया है कि ये E1 इवेंट के लिए। और दूसरा जो है वो है 5 वाइट और 5 ब्लैक, ये n प्लस 1th अर्न है। और इसको हमने बोल दिया कि ये E2 को डिनोट करता है। E1 E2 आप चाहे तो लिख सकते हैं। E1 का मतलब क्या हो गया, E1 का मतलब हो गया द इवेंट दैट फर्स्ट n अर्न इज चूजन। और E2 का मतलब क्या हो गया, द इवेंट दैट द n प्लस 1th अर्न इज चूजन। ए क्या हो जाएगा, ए के बारे में लिख लेते हैं, 2 balls drawn आर ब्लैक। जो 2 बॉल हमने निकाली है वो ब्लैक होगी, वो ए है हमारा।
तो अब हमें क्या चाहिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ईच ऑफ द n अर्न कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, n+1th अर्न में 5 वाइट और 5 ब्लैक बॉल है। One of the n+1th urn is selected at random and 2 balls are drawn from it. Both balls turn out to be black if the probability that n+1th urn was selected, n+1th सेलेक्ट हो रही है, इसका मतलब E2 की बात हो रही है। E1 और E2 दो बात हुई थी, तो E2/A की वैल्यू जो है वो 1/16 है। सिर्फ हमें यही दिया है कि E2/A की वैल्यू जो है वो 1/16 है, बाकी कुछ नहीं पता। न P1 दिख रहा है, न PA/E1 दिख रहा है, न P2 है, न PA/E2 है। तो और P2/A की वैल्यू हमको गिवन है, वो है 1/16। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PE1 की। तो PE1 क्या हो जाएगा, PE1 और PE2, पहले तो ये हमें चाहिए और फिर हमें चाहिए PA/E1 और PA/E2, ये चाहिए क्योंकि PE2/A की वैल्यू तो हमें गिवन है। PE1 क्या हो जाएगा, देखिए हमें PE1 का मतलब है इवेंट ऑफ फर्स्ट n अर्न। टोटल हमारे पास n+1th अर्न है, तो n अर्न को चूज करने के लिए फेवरेबल केस n हो जाएंगे और टोटल n+1 हो जाएंगे। और E2 के लिए क्या हो जाएगा, n+1th अर्न को सेलेक्ट करने के लिए तो एक ही है, तो 1/n+1। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि PE1 और PE2 दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो PE2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - n/n+1। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/n+1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गई हमारे पास। अब A/E1 और A/E2 और चाहिए। A/E1 का मतलब क्या है कि जो n अर्न है उसमें से 2 ब्लैक बॉल जो चूज की गई है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। 2 ब्लैक बॉल चूज की गई हैं, तो हमारे पास टोटल जो है अब कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 4 वाइट है और 6 ब्लैक बॉल है पहले वाले अर्न के लिए, और दूसरे के लिए है 5 ब्लैक और 5 वाइट बॉल। तो पहले वाले के लिए कितनी ब्लैक है, उसमें से हमें ब्लैक में से ही ब्लैक चूज करेंगे, तो हमारे पास 6 ब्लैक है, तो 6C2 फेवरेबल अपॉन टोटल 10C2 हो जाएगा। और सेकेंड वाले में कितनी ब्लैक है, 5, तो 5C2 डिवाइडेड बाई 10C2। अब बस इन्हीं को हमें सॉल्व कर लेना है। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद ये सारी वैल्यूज पता चल गई, और एक और वैल्यू हमें दी है P2/A की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट n+1th अर्न वाज सिलेक्टेड टू ड्रॉ द बॉल इज 1/16। तो PE2/A की वैल्यू भी हमको गिवन है 1/16, ये हमको गिवन है। अब सारी वैल्यूज पता होने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। PE2/A इक्वल टू PE2/A/A2 डिवाइडेड बाई PE1/A/E1 प्लस PE2/A/E2। इन सबको हमें रखना है और सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो अननोन है वो n की वैल्यू आ जाएगी। P2 कितना है हमारे पास, 1/n+1, और A/E2 कितना है, A/E2 है 5 × 4/2 10 × 9/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 2 और ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2/9 आ जाएगी। और इसी तरीके से 6 5 30/2 15 हो जाएगा, 6 × 5/2 10 × 9/2, तो 2 से 2 5 2 10 2 3 6 3 3 9, तो ये 1/3 हो जाएगी। तो PE2 की वैल्यू कितनी है, 1/n+1, PA/E2 है 2/9 होल डिवाइडेड बाई PE1 जो है वो n/n+1 है, और PA/E1 जो है वो 1/3,
प्लस P2 1/n+1 इंटू PA/E2 2/9 है। 1/n+1 तो कट हो जाएगा, n+1 जो है वो अपॉन में से सब में से कट हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास 2/9 और यहाँ पर हमने 9 LCM ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 3 × 9, तो 3n+2, 9 से 9 भी कट हो जाएगा, 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n+2 = 32, तो 3n = क्या हो जाएगा 30, तो n = क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा n = 10। अब बताएं आप इसमें कोई प्रॉब्लम? तो बस पहचानना पड़ेगा हमको P1 PA/E1 P2 PA/E2 को क्वेश्चन करते करते हमें आइडिया हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और करते हैं, ये भी कभी का क्वेश्चन है, इजी और इम्पोर्टेंट, फिर एक एडवांस का भी हमें भी करना है। क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट either guess or copies or knows, या तो वो गेस करता है या तो वो कॉपी करता है और या फिर उसे पता है द आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Multiple choice question with 4 choices. Probability that he guess is 1/3। गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट his answer is correct, given that he copies is his given that he copied is 1/8. Find probability that he knew the answer. Find the probability that he knew the answer to question, given that he correctly answered. और इसके ऑप्शन गिवन है 24/29, ए ऑप्शन में है 24/29, बी ऑप्शन में है 1/2, सी ऑप्शन में 1/24 और डी में है नन। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है।
एक टेस्ट हो रहा है, देखो जब भी हमारा टेस्ट होता है तो हमारे पास 3 चॉइस होती है, या तो हम गेस कर ले या तो कॉपी कर ले। हमारा टेस्ट होता है, सबको पता है टेस्ट में क्या होता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नो है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 100% सही होने की होती है कि हाँ वो सही है। कॉपी करने में भी रिस्क रहता है और गेस में तो बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो प्रॉब्लम है। तो उसने बोला है कि भाई वो गेस कर सकता है, कॉपी कर सकता है, और या तो फिर उसे पता होगा। इन तीनों में कोई एक होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें 4 चॉइसेस हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, जब वो गेस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। जब वो कॉपी करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इज। अब देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है, उसका आंसर करेक्ट हो और गिवन है कि उसने कॉपी किया हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें उसने कहा है कि अब हमारे पास E1 E2 E3 चाहिए और A भी चाहिए। चलो E1 E2 E3 और A लिख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। E1 है कि जब वो गेस करता है, E2 है जब वो कॉपी करेगा, और E3 है जब उसको पता होगा आंसर। E1 क्या है कि जब वो गेस करता है, E2 कॉपी करता है तब के लिए, और E3 क्या हो जाएगा, नो द आंसर, उसको आंसर पता है उसके लिए E3 हो गया। और A क्या है, A जिसके बारे में बात हो रही बार बार, तो ये लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/8। मतलब समझ में आया। A/B का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब B गिवन है। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर जब गिवन क्या है कि उसने कॉपी किया हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू है, जो 1/8 गिवन है, ये A/ कॉपी करने का है E2, A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 गिवन है, तो गिवन दैट ही कॉपीड, तो ये जो है कॉपीड के बारे में बात हो रही है। A क्या है, करेक्टली आंसर। तो चलिए अब लिख लेते हैं PE1 क्या हो जाएगा, गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर दिया हुआ है कि अगर वो उसकी प्रोबेबिलिटी गेस करने की है तो 1/3 है। PE2 भी दिया हुआ है, कॉपी करने की 1/6 है। PE3 नहीं दिया हुआ है कि जब उसे पता होगा आंसर तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें नहीं दिया हुआ। और उसके बाद A/E1, A/E1 का मतलब, A का मतलब है करेक्ट आंसर हो और वो गेस कर रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA/A2, ये हमें नहीं पता कि पता है लिखी हुई है कि नहीं भी देखते हैं। और PA/E3, ये तीनों ही हमें चाहिए। तो PA/E1 की पहले बात करते हैं। A/E1 नहीं दिया है, इन्होंने दिया है PA/E2, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड, कॉपी किया हुआ है उसने, तो उसकी जो है वो कॉपी करने की, करेक्ट आंसर के साथ कॉपी करने की 1/8 ये गिवन है। ना तो फर्स्ट गिवन है और ना लास्ट गिवन है। अननोन देखिए कितने सारे हैं हमारे पास। एक अननोन हमारे पास ये है, PE3 नहीं पता हमको, PA/E3 भी नहीं पता हमको, और PA/E1 भी नहीं पता। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, ये हमें अपनी तरफ से ढूंढने पड़ेंगे, ये सब गायब है। तो अब बताओ PE3 क्या हो जाएगा। तो PE3 हो जाएगा PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 1 होगा। PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, इन तीनों का सम 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस PE1 1/3 और ये 1/6। 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 2 माइनस 1, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो PE3 पता चल गया 1/2 है। A/E1 का मतलब है, A का मतलब है कि वो आंसर करेक्ट होगा, और E1 का मतलब गेस करने से करेक्ट हो। A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर
अगर हम गेस कर रहे हैं तो गिवन क्या है, गेस करना। तो तुम ही बता दो अब कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है और अगर हम गेस करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर, ये आंसर हो सकता है ABCD में कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल होगा 1, क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा। 4 ऑप्शन है तो टोटल हो जाएंगे 4, तो गेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है आंसर करेक्ट होने की वो हो जाएगी 1/4। PA/E2 उन्होंने दिया है कॉपी करने से। A/E3 का मतलब है कि जब उसको आंसर पता है और वो आंसर सही भी है, आंसर पता होने के साथ साथ आंसर सही हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, क्योंकि हमें पता है कि आंसर क्या है। तो उसमें कोई वही नहीं है, चांस ही नहीं है कि 1/2 1/3, वो तो श्योर है कि श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि भाई इसका आंसर तो ये है ही, तो उसका आंसर A/E3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस सबकी वैल्यू पता चल चुकी है। पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। न्यू द आंसर का मतलब E3 के बारे में, गिवन दैट द करेक्टली आंसर। गिवन क्या है, करेक्टली आंसर, तो अब अपॉन में A आ जाएगा और E3/A की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें छिपी रहती है, अगर हम ध्यान से देखेंगे। गिवन दैट करेक्टली आंसर, तो A/अपॉन में रहेगा जो कि वो गिवन है, और E3 हमसे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, PE3/A, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो PE3/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला यूज़ कर देते हैं यहाँ पे। PE3/A इक्वल टू PE3 PA/E3 डिवाइडेड बाई PE1 PA/E1, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, PE2 PA/E2 और प्लस PE3 PA/E3। तो ये हो गया PE2 PA/E2 और PE3 PA/E3, PE2 PA/E2, PE3 PA/E3। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। PE3 की वैल्यू कितनी है, 1/3। PA/E3 की वैल्यू कितनी है, ओके, PE3 की वैल्यू 1/2 है, सॉरी, PE3 की वैल्यू 1/2 है। PA/E3 की वैल्यू 1 है। PE1 PA/E1 1/3 इंटू 1/4, PE2 1/6, PA/E2 1/8 और PE3 1/2 और इंटू 1। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना। आंसर आप खुद सॉल्व कर लेंगे, 24/29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, कैलकुलेशन आपको खुद कर लेना है। अब ये क्वेश्चन और लिखते हैं जरा। क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से थोड़ा लिखते हैं। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 पेपर 1 है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिखते हैं जल्दी और फिर इसको सॉल्व भी करना है हमें। A computer producing factory has only two plants. T1 and T2। दो प्लांट T1 और T2 है। प्लांट T1 produces 20% and plant T2 produces plant T2 produces 80%। एक 20% और एक 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर।
पहले वाले प्लांट से 20% कंप्यूटर और दूसरे से 80% कंप्यूटर बनते हैं। फिर उसने कहा है आगे की कहानी जो है वो ये है, 7% ऑफ द कंप्यूटर 7% ऑफ द कंप्यूटर 7% ऑफ द कंप्यूटर इज द फैक्ट्री 7% of the computer is the factory 7% of the computer produced in the factory 7% of the computer produce 7% of the computer produced in the factory 7% of the computer produced in the factory turn out to be defective 7% जो है कंप्यूटर वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। इट इज नोन दैट एक कंडीशन और गिवन है, इट इज नोन दैट P ब्रैकेट में गिवन है कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव computer turn out to be defective in plant T1 equal to 10 times probability of computer turn out to be defective in plant second मतलब T2। ये एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि probability of computer turn out to be defective in plant 1 equal to 10 times probability of computer turn out to be defective in plant second। फिर उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज अ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज randomly selected and it does not turn out to be defective, then the probability that it is producing in plant T2 is A ऑप्शन में है 36/73, बी ऑप्शन में है 47/79, सी ऑप्शन में 78/93 और डी में है नन ऑफ दीज। एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है एकदम। कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, उसमें दो प्लांट T1 और T2 है। T1 से जो है वो 20% कंप्यूटर प्रोड्यूस होते हैं, तो 20/100 हो जाएगा। PE1 और PE2 क्या हो जाएगा भाई, E1 हो जाएगा पहले प्लांट का सिलेक्शन, E2 हो जाएगा दूसरे प्लांट का सिलेक्शन। तो PE1 PE2 20/100 और 80/100 ये तो मिल गया हमको, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि PA/E1 क्या होगा, PA/E2 क्या होगा और PA क्या होगा। अगर PA पूछा उसने तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज है। A जो है वो क्या है, डिफेक्टिव के बारे में बात हो रही है।
तो उसने बोला है कि 7% ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था, अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी की वैल्यू ही दे दी जो अभी तक हम सारे क्वेश्चन में निकालते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो उसने यहाँ पर हमको खुद ही क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको गिवन है, जो हम ढूंढते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, वो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ 20% है, यहाँ 80% है, और एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि 10 टाइम्स है। अच्छा ये क्या है, ए अगर हमने लेट कर लिया कि डिफेक्टिव के बारे में बात हो रही है, तो पी कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव इन प्लांट T1, तो ये है ए अपॉन E1। ए अपॉन E1 का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब डिफेक्टिव और E1 का मतलब पहले प्लांट से, तो पी ए अपॉन E1 इक्वल टू 10 टाइम्स पी ए अपॉन E2 है। एक रिलेशन ये भी दिया हुआ है। तो बहुत सारी वैल्यूज हमको गिवन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन में क्या क्या हमको गिवन है। सोल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। पी E1 ये हो गया कितना, 20/100 मीन्स 1/5। पी E2 80/100 यानी कि 4/5। और P ऑफ A गिवन है, वो कितना है, 7/100। ए जो है वो डिफेक्टिव के बारे में बात हो रही है। अब जरा देखिए, पी ए अपॉन E1 और पी ए अपॉन E2 में रिलेशन दिया हुआ है। पी ए अपॉन E1 जो है वो 10 टाइम्स जो है पी ए अपॉन E2, ये यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। पी ब्रैकेट में कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव इन प्लांट T1, पहले प्लांट से डिफेक्टिव के लिए, डिफेक्टिव है ए और पहले प्लांट का नाम है E1, तो पी ए अपॉन E1 इक्वल टू 10 टाइम्स पी ए अपॉन E2। तो ये एक रिलेशन और गिवन है। अब फॉर्मूला जो होता है हमारा वो हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने किसी प्लांट से नाम नहीं दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो है कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस इन प्लांट T2। अच्छा T2 से उसने कहा है निकालना है बाद में, पहले जो है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का भी यूज होगा और बेस थ्योरम का भी यूज होगा, दोनों का यूज होगा। क्यों, क्योंकि अननोन कई सारे हो गए यहाँ पर। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, इसको हमने एक्स लेट कर लिया, या ए अपॉन E2 को चलिए एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन का टेंशन नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ये अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमको गिवन है, तो ये होगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन A2। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 7/100 है, ए अपॉन E1 जो है वो 1/5, और ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 10x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है x, और ए अपॉन E2 कितना है, सॉरी ए अपॉन E2 x है, और ये जो है वो 4/5 है, ये जो है वो x है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 और 5 हो जाएगा, 10 और 4 14x बाई 5। तो इसको कट कर देते हैं, 7 2 14 और 5 से ये 20 कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/40, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा अगर x आ गया तो पी ए अपॉन E1 भी आ गया और पी ए अपॉन E2 भी आ गया। तो पी ए अपॉन E1 है कितना, 10x, तो 10 इंटू 40 1/40, तो ये 1/4 हो गया। और पी ए अपॉन E2 क्या हो जाएगा, x की इक्वल था तो वो 1/40 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो देखते हैं जरा। क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो सब हमें पता चल गया, अब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या है। क्वेश्चन में है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस इन प्लांट T2, यानी E2 अपॉन, अब ए पूछ रहा है कि ए बार पूछ रहा है, वो और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया हुआ है, ताकि वो लोग क्या सोचेंगे कि पी या तो E1/A पूछता है या तो E2/A पूछता है।
ए हमने डिफेक्टिव के लिए लिया है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, देखो ये सेलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट। टर्न आउट के लिए अगर ए है तो डज नॉट टर्न आउट के लिए क्या हो जाएगा, ए बार। तो इन्होंने ए नहीं पूछा है, इन्होंने ए बार पूछा है। तो पी ई टू अपॉन ए बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इस बात का हमें बस यहाँ पर और ध्यान देना है। तो ये सारी वैल्यूज तो हमें पता है, बस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू अपॉन ए नहीं पूछा है, ए बार पूछा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि पी ई टू अपॉन ए हो या ए बार हो, क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन ई टू डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। और इसको हम सीधे सीधे देखो, यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको हमें, क्योंकि पी ए बार हमें पता ही है, तो हम सीधे यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं ना। अरे भाई फॉर्मूला तो हमको पता ही है कि क्या होता है, ए अपॉन बी का, ए अपॉन बी का होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो पी बी की जगह यहाँ ए बार है, बस ये ध्यान रखना है हमको, ये ए बार है, ए नहीं है, ए बार है। और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये हो गई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, ये लो पी ई टू की प्रोबेबिलिटी और ये ए बार की प्रोबेबिलिटी जब ई टू हो चुका है, तो ये हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू अभी हमने देखा कितनी थी हमारी, 4/5। ए बार अपॉन ई टू की वैल्यू क्या होगी, ए बार अपॉन ए टू, तो ये लिखा हुआ है ए अपॉन ई टू, तो पी ए बार अपॉन ए टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए अपॉन ए टू। तो ये हो गया 1 माइनस 1/40, तो 39/40। तो ये आंसर आ जाएगा 39/40 डिवाइडेड बाई पी ए बार क्या होगा, तो पी ए की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 7/100। तो पी ए बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 4 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/100। तो 4/39 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 7, 93/100। बस अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 20 है और ये 10 है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, और 2 से ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो गया 78/93। ये आंसर आ गया हमारा। एक बार फिर से इसको अपने मन से करना है, नहीं आएगा तो फिर अगले टर्म पे फिर बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का यूज हुआ इसमें, एक तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया और एक बेस थ्योरम का, दोनों का मिला जुला ये क्वेश्चन है। एडवांस का अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से अपने मन से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर से करेंगे, और जो प्रॉब्लम होगी तो फिर अगले टर्म पे फिर बताएंगे। और जितने भी बेस थ्योरम से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या जो भी बुक से आप करते हैं वो आपका होमवर्क है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे बेस थ्योरम के आप ज़रूर करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन बेसिक से स्टार्ट करें, पहले इजी से स्टार्ट करके फिर हमें आगे बढ़ना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्म पे।